तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट फाइनली आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का टेस्ट है, वो भी टेस्ट 4 है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2021 बोर्ड एग्जाम का रिलेटेड। तो देखिए टेस्ट में आपको फुल मार्क्स लाने की संभावना मैं रखता हूँ कि आज आप लोग फुल मार्क्स लाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन मैं आज लेकर आ गया हूँ। ठीक है, समय आप लोग के पास बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस वीडियो को लाइक नहीं किए स्टूडेंट तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किए तो पहले शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड लोग भी क्या कीजिए इस टेस्ट को दे सके, ताकि आप लोग भी उनसे ये कह सके कि आप टेस्ट में आपने कितना नंबर लाया। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज की टेस्ट देने के लिए हो जाइए तैयार, और चलिए आज के क्वेश्चन नंबर पहले की ओर चलते हैं। आराम से पढ़ेंगे, सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है कि कितना नंबर आपका सही हुआ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और टेस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। टेस्ट का आज पहला प्रश्न देख पा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा ढक लेता हूँ, नहीं तो आप लोगों का दिमाग इधर पर चला जाएगा, तो इसको पहला फोकस नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन आप। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है स्टूडेंट, देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। चलिए बताइए कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। गैरिबाल्डी, कि बिस्मार्क, कि काबूर, कि मेजनी। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया है, मतलब इतना आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि इसका आंसर आप गलत दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, इतना प्रैक्टिस में करा दूंगा आप लोगों का। जब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन को खाली सॉल्व करते फिरेंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, मेजनी। चलिए आई होप, हमको लगता है कितना आप तेज हैं, आप लोग खुद आंसर दे दिए होंगे। मुझे बस बताने की जरूरत है कि इसका सही आंसर क्या होगा, मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। मेजनी था। बात खत्म। सभी लोगों का आंसर डी आया होगा। मुझे आई होप, मुझे आशा करता हूँ सभी लोगों ने ऑप्शन डी ही दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला पूर्ण रूप से खत्म होता हुआ, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए कह रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, कि सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, कि सैन्य शासन की स्थापना हुई, कि गणतंत्र की स्थापना हुई। बताइए जब 1848 की फ्रांसीसी राज्य की क्रांति हुई तो उसके बाद किसकी स्थापना हुई। स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट इसका आंसर बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए 1848 के फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप किसका स्थापना हुआ। तो चलिए हमको लगता है सभी लोगों ने अपना आंसर बता दिया है। मैं इसका सही आंसर आप बताने वाला हूँ। मैच करा लीजिए मेरे आंसर से कि आपका सही है या गलत है। ठीक है, गलत होगा तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, काउंट करते रहिए कितना सही है कितना गलत, लास्ट में आपको बताना है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। कह रहा है कि 1848 के फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, तो गणतंत्र की स्थापना हुई। किसकी, गणतंत्र की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर डी ही दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर होता हुआ, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि हम भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया। भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया। लॉर्ड लिंटन द्वारा, कि लॉर्ड इरविन द्वारा, कि लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है, कि लॉर्ड रिपन द्वारा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है क्वेश्चन नंबर तीसरा, कि भारत के लिए जो डोमेनियन स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया था। सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर इन चारों ऑप्शनों में से। स्टूडेंट चलिए फटाफट आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, टाइपिंग कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का। आई होप, हमको लगता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर दे भी दिया है। ठीक है, चलिए सभी लोगों ने दे दिया, जिनका भी आंसर सही था, जो भी आप लोगों ने सोचा होगा कि इसका आंसर सही होगा, आपने दे दिया। मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए, मैच करा लीजिए। कह रहा है कि भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया। स्टूडेंट तो मैं बता दूँ लॉर्ड इरविन द्वारा। ठीक है, लॉर्ड इरविन द्वारा। जितने लोगों ने ऑप्शन बी किया है टाइप, उन सभी लोगों का आंसर सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जिनका गलत हो वो याद कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट यह कह रहा है कि ज़मीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई। देखिए बहुत ही कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ज़मीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई। बताइए गुजरात में, कि उत्तर प्रदेश में, कि पंजाब में, कि उड़ीसा में। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ज़मीन को उपजाऊ बनाकर गेहूँ व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी
कॉलोनी कहाँ बसाई गई, ठीक है। बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेट कर रहा हूँ आपके आंसरों का, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। आई होप, हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना उत्तर दे रहे हैं, कुछ लोगों ने अभी नहीं दिया, वो भी दे दें ताकि सबका क्लियर हो सके, ठीक है, ताकि मैं आंसर बताऊं तो आप लोग मैच करा सकें। चलिए फटाफट आंसर बताएं। हमको लगता है कि जितने लोग हैं आप देख रहे हैं सभी लोगों ने अपना सही उत्तर बता दिया है। मैं जा रहा हूँ इसका सही उत्तर बताने के लिए, मेरे उत्तर से मिला लीजिए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि ज़मीन को उपजाऊ बनाकर गेहूँ और कपास की खेती है तो कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई, तो पंजाब में। कहाँ, पंजाब में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है सभी लोगों का आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 यह कह रहा है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। चलिए इसमें बताइए कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। आपसी समझौता की, गुलाम प्रथा की, सशर्त व्यवस्था की, नई दास प्रथा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए अब मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, आप लोगों ने दे दिया इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का स्टूडेंट कि अनुबंध व्यवस्था और किस नाम से जाना जाता है। आपसी समझौता, गुलाम प्रथा, सशर्त प्रथा कि नई दास प्रथा। इतना टाइमिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, आप लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूं कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, तो नई दास प्रथा नाम से, ठीक है। नई दास प्रथा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ स्टूडेंट। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और देखिए कितना प्यारा प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। एक बार पढ़ तो लीजिए कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। बताइए हमारे भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। 10%, 20%, 30% की 40%। जल्दी से कमेंट करके बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो फटाफट कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। जल्दी से बताइए रिप्लाई करके कि कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। तो चलिए मैं आंसर बता देता हूँ कि सही आंसर क्या होगा कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है, तो 20%। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है समझ लीजिए कि सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, आप तैयार रहिए। अगले क्वेश्चन के लिए धमाकेदार क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। चलिए फटाफट आंसर बताइए कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। महामन नदी की, कि चिनाब नदी की, सतलुज नदी की, कृष्णा, ठीक है। चलिए बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। महामन नदी पे कि चिनाब की, सतलुज की, कृष्णा नदी पे, ठीक है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि आपने खुद ही अपना सही आंसर बता दिया है आगे से ही, ठीक है। चलिए बता देता हूँ कि सलाल बांध किस नदी पे है, तो चिनाब नदी पे, ठीक है। जितने लोगों का ऑप्शन बी सही है उनका सही बिल्कुल है, ठीक है। जितने लोग ऑप्शन बी मारे हैं इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही मारे हैं, ठीक है। चलिए आई होप आपने भी क्वेश्चन नंबर 7 का बी ही मारे होंगे, मुझे कंफर्म मालूम है क्योंकि आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले कहाँ हैं भाई, आप तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। चलिए बता दीजिए आंसर फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। जूट की, कॉफ़ी की, जौ की, रबर। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कि इसमें हमसे बताना क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल अब तो तुरंत बता देना चाहिए आपको। जूट, कॉफ़ी, जौ, रबर। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सबसे ज़्यादा रेशेदार फसल है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का ही इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आप सही आंसर बताएंगे। और बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो सही आंसर होगा मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि इन चार ऑप्शन से बताना है कि रेशेदार फसल, तो जूट ही तो रेशेदार फसल होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप लोग तो आगे सही कर चुके हैं मुझे मालूम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर ना। जितने लोग अगर गलत हो रहा है तो याद कर लीजिए क्योंकि समय अब नहीं है ना आपके पास, बिल्कुल समय नहीं है। 1 मंथ बस बचा है आपके एग्जाम के लिए, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि हम ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। वो देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। बताइए, कोनुको कहा जाता है कि रोका कहा जाता है कि दीपा कहा जाता है कि मसूले कहा जाता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। कोनुको, रोका, दीपा कि मसूले। बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। और मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए। आप लोग मेरे आंसर से मैच करा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कराना है और लास्ट में बताना भी है कि आपका स्कोर कितना रहा है इस टेस्ट में। तो ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, तो क्या कहा जाता है, तो रोका कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर है। ऑप्शन बी क्या है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, कंफर्टेबल, मतलब बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग भी तो ऑप्शन बी ही मारे हैं। चलिए याद कर लीजिए इस प्रश्न को, जो लोग को नहीं याद है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, तो जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है स्टूडेंट, यह कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। चलिए पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, बताइए क्या होगा सही आंसर कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। मुंबई तथा नागपुर की सिलचर तथा पोरबंदर की मुंबई और कोलकाता की नागपुर तथा सिलीगुड़ी। बताइए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10, इसका सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का कि क्या होगा सही आंसर इसका। और जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, फास्ट रिप्लाई कीजिए कि क्या होगा सही आंसर। तो हमको तो लगता है कि सभी लोगों ने अपना सही उत्तर देने के लिए तैयार हो गए हैं, दे भी रहे हैं। हमको लगता है कि सभी लोगों ने दे दिया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर आप लोगों को बताने के लिए कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। तो सिलचर तथा पोरबंदर, ये जो हैं दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी तथा पश्चिम गलियार से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन 20 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कह रहा है कि चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वो कौन सा ऐसा राज्य है जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात कि उत्तर प्रदेश। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या होगा सही आंसर होगा। इन चार ऑप्शन में से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कौन सा राज्य ऐसा है जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, ठीक है। बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं क्योंकि आपने सही आंसर इसका दे दिया है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता रहा हूं, आप लोग मैच करा लीजिए। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो महाराष्ट्र है। कौन है, महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 भी क्लियर होता है अच्छे तरीके से। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट ये कह रहा है क्वेश्चन 12 कि इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। चेन्नई, पारादीप, तुतिकोरिन कि विशाखापट्टनम। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग सोच समझ के दीजिएगा क्योंकि बहुत अलग ढंग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यानपूर्वक देना है, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जल्दी कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट का। तो चलिए आपने कमेंट करके बता भी दिया होगा और मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए। मैच करा लीजिए मेरे आंसर से कि कह रहा है कि ध्यान से एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग को रिवीजन हो जाए कि इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण क्या है, सुरक्षित है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। जितने लोगों ने अगर ऑप्शन डी दिए होंगे बिल्कुल उनका सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है कि श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया।
श्रीलंका ने सन कितने में 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया? सिंगली कि तमिल कि बंगाली कि पंजाबी? बताइए किस भाषा का प्रयोग करके 1956 में उसे क्या राजभाषा घोषित कर लिया श्रीलंका ने? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि सभी लोगों ने इसका सही आंसर देंगे। तो चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, बताइए श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया? तो मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ क्योंकि आपने अपना सही आंसर तो बता ही दिया है। तो कौन सा भाषा था? तो सिंगली भाषा था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर? सिंगली को ही श्रीलंका ने 1956 में क्या किया, इसको एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। ठीक है, चलिए कानून बनाकर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? हमारे देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी, कि सत्ता का विभाजन, कि राजतंत्र, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, और जल्दी से कमेंट कीजिए। आप कमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों का कि आप लोग जब कब सही आंसर बताएं इसका। चलिए मैं उत्तर इसका बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने सही उत्तर इसका दे दिया है। इसका सही उत्तर क्या होगा कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है स्टूडेंट? ठीक है, तो क्या है? तो सत्ता की साझेदारी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा सही आंसर। जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया होगा बिल्कुल उनका सही उत्तर है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसका उत्तर सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ सही देंगे। कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिलाओं के समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिला मुक्ति आंदोलन, कि नारीवादी आंदोलन, कि स्त्री शक्ति, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका सही उत्तर। और सभी लोग, ये लास्ट प्रश्न है तो सभी लोग इसका सही उत्तर देंगे स्टूडेंट, सभी लोग। ठीक है, तो चलिए बताइए कि महिलाओं की समाज में जो बराबरी की मांग है अगर उनके आंदोलन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो चलिए आपने, हमको लगता है सही उत्तर आपने बता दिया है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। और मैं जा रहा हूँ इसका सही उत्तर बताने के लिए। आप लोग मेरे उत्तर से मैच कराइए कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया होगा बिल्कुल सही उनका उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब बताइए इस टेस्ट में मैंने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किया। बताइए कि 15 में से आपको कितना सही है और कितना गलत है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितना सही है कितना गलत है, ताकि मैं जान सकूँ कि हाँ आपकी तैयारी कैसी चल रही है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी। ठीक है, तो इसको जरूर स्कोर अपना बताइए, अपना स्कोर जरूर बताइए कि कितना आपका स्कोर हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई स्टूडेंट तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके पास जाए तो सब लोग अपना आकलन कर सकें उनकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, सब लोग जान सकें, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप निरंतर हमारे चैनल से तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो चैनल की प्लेलिस्ट पे चलिए, वहाँ से जो भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं जाके पढ़ सकते हैं। मैंने सब कुछ बना रखा है आगे से ही।